चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएफटी वाले केसेस देख लिए थे। चले सीएफटी के बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो सीएफटी में एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज सीएफएससी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करने वाले हम लोग। फॉर्मूला आ जाता है -0.4 डेल्टा ओ एन टी टू जी प्लस 0.6 डेल्टा ओ एन ई जी प्लस एक्सपी, है ना। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है इसका। एक्चुअल में कल हम लोगों ने बैरी सेंटर वाला एक डायग्राम देखा था, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ था। यहाँ पर 5 डब्बे थे, बैरी सेंटर था, ऊपर जा रहा था बेटा ईजी, नीचे आ रहा था T2G। T2G के लिए आपको बोला था कि ये इनका जो गैप था उसको डेल्टा ओ बोला गया था, और इस डेल्टा ओ का 2 ऊपर डब्बे, है ना, तो 3/5 पार्ट ऊपर था और 2/5 पार्ट नीचे था। 2/5 को हमने लिखा था -0.4 डेल्टा ओ, यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, T2G के, और ऊपर वाले पार्ट में देखें तो +3/5 का मतलब क्या हो गया बेटा, 0.6 डेल्टा ओ और ईजी के। तो ये जो डेल्टा ओ का पूरा पार्ट था, इसको क्या बोलते, फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ देखिएगा, ये दोनों जहां पर डेल्टा ओ और डेल्टा ओ मेंशन्ड है, इन दोनों टर्म्स का अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में पेयरिंग एनर्जी ऐड कर दें तो बन जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी लगभग लगभग सेम ही है। आज के लेक्चर में हम लोग स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन दोनों के ऊपर बात करेंगे। मतलब हम सीएफएससी निकालेंगे, सीएफएससी का मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी भी निकलेगा, और सीएफएससी का मतलब हम स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, और दोनों के फैक्टर लगभग सेम मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म पेयरिंग एनर्जी ऐड हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो ये पहले तो फॉर्मूला लिखे, इसके ऊपर बेस्ड कैसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। T2G का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। NEG का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। इसके अलावा बात करें यहां पर X जो दिख रहा है, तो नंबर ऑफ पेयर्स बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और मीनिंग हो सकता है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से,
यहां पर जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं और स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना एनर्जी किस किस का कॉम्बिनेशन है बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का। स्प्लिटिंग एनर्जी का पार्ट क्या आएगा, जहां जहां पर डेल्टा ओ लिखा हुआ है, कल हमने बात करा था कि T2G और EG का जो गैप था उसको डेल्टा ओ बोल रहे थे, तो जिस भी टर्म में डेल्टा ओ मेंशन्ड है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसमें पेयरिंग तो बन गया स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो NT2G क्या बताएगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, NEG बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, P का मतलब पेयरिंग एनर्जी है, ये कांस्टेंट ही मिलेगा आपको, वैल्यू अगर एग्जाम में दे दे ना, नहीं दे तो P के फॉर्म में ही चलेगा। ऐसे डेल्टा O का वैल्यू अगर दे दे तो सब्स्टिट्यूट होगा, नहीं दिया तो डेल्टा O लेके ही चलेंगे। X का मतलब आपको निकालना होगा, और X का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल पेयर्स या फिर नंबर ऑफ न्यू पेयर्स। ये जो X का जो वैल्यू है के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अप्रोप्रिएट क्या है, टोटल पेयर ज्यादा बढ़िया है या न्यू पेयर ज्यादा बढ़िया है। वैसे कायदे से न्यू पेयर ज्यादा, लेकिन इस पे अभी अलग अलग बुक्स अलग अलग बातें लिखती है, फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। एक बार जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, उस वक्त जो आंसर गया था वो टोटल पेयर्स के हिसाब से गया था, किसके साथ, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन कोई एक ही आएगा, मतलब सारे ऑप्शंस में टोटल 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 मिलेगा, या सारे ऑप्शंस में और न्यू मिलेगा, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया, कैसे ये निकालते हैं अभी उसको देखेंगे। कैलकुलेट क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी बोल दिया क्योंकि फॉर्म बन सकते हैं, एक तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर एग्जाम में सिर्फ CFSC लिख के आ जाए, परेशानी हो रही कि भाई क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर पेयरिंग एनर्जी ऐड करके दे रखा है जैसे ऐसा 2P 3P, तो आप खुद समझ जाएंगे वो कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, स्टेबलाइजेशन। और अगर पेयरिंग एनर्जी हटा के दे, तो अगर पेयरिंग हटा देगा तो क्या बन जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो वो आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपको। और एक D6 लो स्पिन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा और उस कॉन्फ़िगरेशन का CFSC कितना है ये पूछा जाएगा आपसे। तो कॉन्फ़िगरेशन देकर अगर CFSC पूछा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको 3 या 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा और उन कॉम्प्लेक्स में पूछेगा कि किसका CFSC ज्यादा है किसका CFSC कम है, ऑर्डर निकालो। वैसे क्वेश्चंस को हम वैल्यू से सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे क्वेश्चंस को हम फैक्टर से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फैक्टर से कैसे सॉल्व होता है। बट जब सिंगल ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो आप आराम से फॉर्मूला कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको बोला सपोज D5 हाई स्पिन का CFSC निकालना है, तो बेटा ये जो हाई स्पिन दे रखा है, ये हाई स्पिन आपको क्या बताने के लिए दे रखा है, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी मतलब लिगैंड कैसा होगा, WFL। और लो स्पिन दे रखा है मतलब पेयरिंग हुई है, पेयरिंग हुई है मतलब लिगैंड कैसा होगा बेटा, SFL सफल लिगैंड होगा। तो अब आपको ये सिर्फ लिगैंड की कंडीशन बताने के लिए हाई स्पिन लो स्पिन दे रखा था। अब आप देखिए अगर D5 हाई स्पिन आ रहा है तो फिलिंग कैसे होगी, T2G EG सिंगल सिंगल फिल होगा। इसके हिसाब से T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। क्या कोई आपको नहीं, तो पेयर्स हो गए। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो -0.4 डेल्टा ओ, T2G में इलेक्ट्रॉन है 3 और 0.6 डेल्टा ओ, EG में इलेक्ट्रॉन है 2 और पेयर्स कितने बने बेटा 0, तो 0 इंटू पेयर्स हमने कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1.2 ये +1.2 वहां 0 है, सब कुछ सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 0। ये निकला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन मान लो एग्जाम में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ना पूछ के क्या पूछ लेता, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बताइए आंसर क्या था, 0 ही आता। बस ये पेयरिंग एनर्जी वाला पार्ट हट जाता, वो पेयरिंग एनर्जी तो वैसे खुद भी 0 ही है, तो इसका मतलब आंसर दोनों का क्या आने वाला है 0। आइए नेक्स्ट केस पे, आपको बोला D6 लो स्पिन और इसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलवा लेता है। पहले स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं, फिर पेयरिंग हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली जाएगा। D6 लो स्पिन, इसका मतलब है आपको SFL के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन भरने। कैसे भरेगा बेटा, 1 2 3 फोर्स पेयरिंग करा देंगे, 4 5 6 ऐसा आ जाएगा वही। तो ये पेयरिंग होने से T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 0। आपने -0.4 डेल्टा ओ इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू EG इलेक्ट्रॉन, साथ में हुआ है पेयर्स के बारे में। ठीक है, क्या आपको यहां पर 3 पेयर बनते हुए दिख रहे हैं, तो टोटल पेयर्स कितने हो गए 3। लेकिन अब ये न्यू पेयर्स का लफड़ा क्या है वो समझिएगा। एक्चुअल में न्यू पेयर्स का लफड़ा ये है कि न्यू पेयर्स कहां से पता चलेंगे, तो न्यू पेयर्स पता चलेंगे VBT के हिसाब से फिल करके आप क्लियर पिक्चर मिलेगा।
जैसे D6 होना था तो सोचिए 1 2 3 4 5 6, लिगेंड कैसा भी होता, ये फीलिंग तो होती ही होती, ये पेयर तो बनता ही। लिगेंड की वजह से एक्स्ट्रा कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर? दो, क्योंकि लिगेंड एसएफएल है, दो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रही है। तो इसीलिए न्यू पेयर्स कितने माने जाएंगे? दो। टोटल कितने माने जाएंगे? 3। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि न्यू पेयर जब भी निकालना है आपको वो पेयर्स देखने हैं जो अलग से लिगेंड की वजह से बन, वरना टोटल पेयर तो आपको दिख ही जाएगा। तो ये दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट वैसे न्यू पेयर होता है, क्योंकि एक पेयर तो बनता ही बनता, लेकिन फिर भी एग्जाम में बोल चुका हूं मैं, तो टोटल पेयर के हिसाब से गया था, इसीलिए आपको एग्जाम में या तो 2p दिखेगा हर ऑप्शन में, या फिर 3p दिखेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। सॉल्व किया तो -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p, -2.4 डेल्टा ओ प्लस 3p, दोनों में से जो भी दे दे। अब एक बात आती है, ये तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल, मान लो आपसे स्प्लिटिंग एनर्जी पूछता तो आंसर कितना हो जाता है? ये पी हट जाता, तो आपको क्या मिलता? -2.4 डेल्टा ओ। अब अगला पॉइंट क्या आता है, ध्यान समझिएगा। इसका सीएफएससी स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं इस बार, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कितना है? 0। इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कितना है? -2.4 डेल्टा ओ। आपसे पूछा दोनों में से किसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो आप मॉड देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉड, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ये 0 है, और इसीलिए दोनों में से ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी मानी जाएगी? इसकी। इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। क्यों? ये माइनस सिर्फ इस बात को बता रहा है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो बैरी सेंटर के नीचे भरे, बाकी। ठीक है, नोट करें इसको, एक स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं इसके बारे में। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसलिए अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर। कभी भी अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D0 है और D0 के साथ कैसा भी लिगेंड आ जाए, SFL आ जाए या WFL आ जाए, आप इमेजिन करिए अगर D0 है तो क्या T2G या EG में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, क्या पूरा CFSC हो जाएगा? क्या D5 के साथ जब WFL आया तब भी CFSC 0 हो गया? यस। और ऐसे ही D10 आ जाए तो भी CFSC 0 आएगा, चाहे ये दोनों बराबर रेशो में भरे होंगे। ये जैसे 3 और 2 है तब 6 और 4 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाता है। तो आपसे अगर कभी डायरेक्ट पूछ ले कि किस किस का CF, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इन 3 केसेस में CFSC क्या होता है बेटा? 0। वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पता हो तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा कैलकुलेशन का, और कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, नोट में लिख लीजिएगा। फॉर फॉर वो लिख लेना आराम से, आराम से कहीं पे भी, है ना, वो लिखते रहना बोर्ड पे ही हो। फॉर D0 SFL ऑब्लिक WFL, तीनों कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बोर्ड पे। SFL ऑब्लिक WFL, कॉमा D5 WFL, D5 में सिर्फ WFL चलेगा, एंड D10 SFL ऑब्लिक WFL, D10 SFL ऑब्लिक WFL। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात हो रही है ना, स्टेबलाइजेशन में तो पेयर्स आ सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज 0। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज 0।
चले बेटा ना, अब ये दोनों केसेस देखने के बाद यहाँ पर आ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कल आपको पूरा कंडीशन मैंने समझा दिया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब आएगा तो लिगैंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच रहेगा वो ऑन द एक्सिस नहीं होता है, कहां पर होता है। उसके बारे में स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम भी आपको बनाना है, स्टेटमेंट भी लिखना है, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, in tetrahedral complexes the direction in tetrahedral complexes the direction of approach in tetrahedral complexes the direction of approach of ligands direction of approach of ligands is towards direction of approach of ligands is towards non-axial set of non-axial set of d orbitals, non-axial set of d orbitals, ब्रैकेट में लिखेंगे dxy dyz dzx, dxy dyz dzx, that is T2 सेट है ना, ऐसा लिखेंगे तो देखना T2G, G हटा देना है ना, that is T2 set. Therefore it experiences more repulsion, and their energy level increases, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के बाद कुछ पॉइंट्स लिखाए जाएंगे आपको, पहले डायग्राम बना ले आप लोग। चलो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसको डायग्राम को एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है जो हमें डिस्कस करना है, देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कल हम लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाया था। ये सपोज n-1 d ऑर्बिटल है, 5 डब्बे हैं। ये 5 डब्बे कब है? जब एटम अकेला था, मेटल अकेला था। फिर मेटल की तरफ लिगैंड ने आना शुरू किया था और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगा था, रिपल्शन की वजह से बढ़ गई थी। तो ये एनर्जी का स्टेट कब आता है? इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। लिगैंड की प्रेजेंस में ये फील्ड बनेगा। पांचों का जो मीन एनर्जी लेवल है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वहां पर भी बैरी सेंटर बोल रहे थे। सपोज ये बैरी सेंटर की तरह काम कर रहा है आपके लिए। और लिगैंड जो आए हैं वो नॉन एक्सियल सेट की तरफ आए, तो इन पर रिपल्शन ज्यादा लगा ये ऊपर, और इन पर रिपल्शन कम लगा ये नीचे। इन दोनों का जो एनर्जी का गैप है उसको क्या बोला जा रहा है? डेल्टा टी। क्योंकि इस बार हम कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। और ये क्या दिखा रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इसी स्प्लिटिंग एनर्जी में अगर मैं पेयरिंग एनर्जी ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? स्टेबलाइजेशन एनर्जी। खैर,
फिर हमने करा था कि इस डेल्टा टी का कुछ हिस्सा इनके पास है, कुछ हिस्सा इनके पास है। इनके पास कितना हिस्सा आ रहा है वो आप अगर देखें तो बेटा डेल्टा टी 5 डब्बे हैं, 5 में से ऊपर कितने डब्बे हैं? 3, उल्टा लिखते थे 2/5 प्लस में, और नीचे 2 डब्बे हैं तो -3/5 ये आ जाएगा। इसको -0.6 लिख सकते हैं, इसको +0.4 लिख सकते हैं, -0.6 डेल्टा टी, और यहाँ पर Ne इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब Eg वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जी की बात करते हैं अभी, तो Eg आ गया, और यहाँ पर Nt2 आ गया। अब सुने, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या बताएगा बेटा? स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये वाला पोर्शन जो बताएगा वो क्या बताएगा बेटा? पेयरिंग एनर्जी। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब बात ये आती है कि इसमें Eg या T2G नहीं लिखा, मतलब जी सब्सक्रिप्ट जो है, सब्सक्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा जाता है वो हटा दिया अपन ने। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन एनसीईआरटी स्टेट करता है कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप पढ़ रहे थे, या इवन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं, इनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के पास डायग्राम इमेजिन करिए तो उनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है इसमें आप जी नहीं लिख सकते। जी का मतलब होता है जिरेड। क्या मतलब होता है बेटा? जिरेड। जिरेड अनजिरेड एमओटी में पढ़ा था। सिमेट्रिकल अगर होता है तो क्या बोलते हैं बेटा? जिरेड। तो वो पॉइंट है, दे रहा हूं एक और पॉइंट, फिर उसके बाद लिखते हैं। लिखिएगा स्टेटमेंट, हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैक सेंटर ऑफ सिमेट्री, complexes lack center of symmetry, therefore the subscript G cannot be used with them. Therefore the subscript G cannot be used with them. अगला पॉइंट लिखें इसके बाद, in tetrahedral complexes low spin complexes are rarely observed. Low spin complexes are rarely observed. ठीक है, तो लिखाई गई है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा क्या पॉइंट है। देखें, अभी थोड़ी देर के बाद, अभी ये जो तीसरा फैक्टर अभी आपके सामने आने वाला है, इसके बाद एक फोर्थ फैक्टर हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्री का, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से कि स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, इनका स्प्लिटिंग का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो अभी डिस्कस होगा थोड़ी देर बाद। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें देखी जाती है? ऑक्टाहेड्रल में, और ये लगभग टेट्राहेड्रल के डबल से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा, अगर टेट्राहेड्रल में इतनी स्प्लिटिंग हुई है तो ऑक्टाहेड्रल में उसके डबल से भी थोड़ी ज्यादा होगी। तो यहां पर याद करिए, कल हमने ऑक्टाहेड्रल जब पढ़ा था तो हमने ऐसी बात करी थी कि ऑक्टाहेड्रल में दो तरह के लिगेंड्स आ सकते हैं, एक एसएफएल। अगर एसएफएल आया तो पेयरिंग हो जाती थी क्योंकि गैप ज्यादा होता था। डब्ल्यूएफएल आता था तो गैप कम होता था, इसलिए पेयरिंग नहीं होती थी, सिंगल सिंगल फिल हो जाते थे। और जब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से भी कम है तो ये जो गैप आपको दिखा रखा है ये ऑक्टाहेड्रल के एसएफएल और डब्ल्यूएफएल दोनों से कम है। और अगर ये गैप कम है तो आप बताइए पहला इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो कहां जाएगा? ई में या T2 में? ई में। दूसरा कहां जाएगा? ई में। तीसरा कहां जाएगा? T2 में। चाहे लिगेंड एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से भी कम है। और इसीलिए यहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसी होगी बेटा? सिंगल फिलिंग होगी, चाहे कैसा भी लिगेंड हो। और अगर सिंगल फिलिंग हो गई तो इसका मतलब है हाई स्पिन मिलेगा या लो स्पिन मिलेगा? हाई स्पिन मिलेगा। तो वही बात एनसीईआरटी लिखता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। कोई एक आध एक्सेप्शन हो तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर कुछ भी ऐसा केस नहीं आने वाला। अब ये क्यों बताया? हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वीबीटी से सॉल्व करना है, सीएफटी से सॉल्व नहीं करना है।
तो हमें जब क्वेश्चन आएगा हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, वोमेट्री, वो सब हम किससे सॉल्व कर लेंगे? वीबीटी से। वो कल 2-4 बच्चे तुम में से बाहर पूछने आए थे, वो जो एक्सेप्शन कि सर वो सीएफटी, एक्सेप्शन सीएफटी वीबीटी ऐसा थोड़ी होता बेटा। कॉम्प्लेक्स आया, कोबाल्ट के साथ वाटर दिखा, कोबाल्ट +3 के साथ एक्सेप्शन है, वो वीबीटी सीएफटी उसमें कुछ नहीं कर रहा है। आप चाहे वीबीटी से सॉल्व करो तो भी वो एक्सेप्शन ही है, और आप चाहे सीएफटी से सॉल्व करो तो भी वो एक्सेप्शन है। तो ऐसा मत सोचना कि सीएफटी में लिखा है तो सीएफटी के लिए एक्सेप्शन है, नहीं। आप वीबीटी से सॉल्व करोगे, अगर वो दिख रहा है तो भी वो एक्सेप्शन ही है ना। कोबाल्ट +3 के साथ वाटर दिखा तो वो किसकी तरह काम करेगा? की तरह। बस इतना याद रखना, चाहे वीबीटी लगा रहे हो चाहे सीएफटी लगा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। आइए इधर देखें, ये जो केस है सुनना, तो मैंने आपको क्या बोला कि मान लो पहला इलेक्ट्रॉन आया, यहां फिल होगा, दूसरा है यहाँ, पांचवा, इस तरह से फिलिंग होगी। अब एग्जाम में आपको जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वो सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आप सॉल्व किससे करोगे? वीबीटी से। लेकिन अगर एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका जो वैल्यू है, मान लो D5 बोल दिया, और D5 बोल दिया और उसके लिए डेल्टा टी के फॉर्म में दे दिया कि 0.4 डेल्टा टी है या 1.2 डेल्टा टी है या ऐसा कुछ भी है, तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और जब आपको इसको जरूरत पड़ेगी तो आपको इसको भरना भी आना चाहिए, और इसीलिए आपको यह बताया जा रहा है कि कैसे फिल होगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इसकी फिलिंग करवानी है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। सर इस तरह से इसकी फिलिंग क्यों करा रहे हैं? गैप कम है, यही बात है, पक्का सोच लो। ठीक है ना, गैप कम है इसलिए ऐसे भर रहे हैं, और सही बात है बिल्कुल, ठीक है। हाँ चले, तो ये आपको जो कंडीशन है वो बता दिया गया है कि गैप कम है इसलिए ऐसा, ठीक। ये लिख, आप जाके पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वहां दे रखा है कि द ऑर्बिटल गैप इज वेरी, है ना, लेस, देयरफॉर फोर्स पेयरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर है ना, इस तरह से लिखा वहां पर। चलिए आइए अगली बात कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। अब अभी तक हम लोगों ने जो टेट्राहेड्रल तक की बात करी, इसके बाद हम लोग सीएफएसई, एसई के साइड में आप देखो वहां पर डेल्टा ओ बना रखा है मैंने, डेल्टा बना रखा है। इसका मतलब है हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा? स्प्लिटिंग एनर्जी। वैसे तो ऑक्टाहेड्रल मैंने शो कर रखा है, बस ऑक्टा भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम सीएफटी लगाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इसलिए मैंने डेल्टा ओ मेंशन कर दिया। अब आइए, मैंने आपको बोला था दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सीएफएससी पे, एक तो कॉन्फ़िगरेशन दे देगा D5 D6 हाई स्पिन लो स्पिन और पूछ लेगा, तो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। और कई बार ऐसे फैक्टर्स के बदले फॉर्मूला दे दिया, तो फॉर्मूला दे दिया तो फॉर्मूले को आप किससे सॉल्व कर रहे होंगे? फैक्टर से सॉल्व करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन दे तो फॉर्मूला, और कॉम्प्लेक्सेस दे तो फैक्टर से आप सॉल्व करेंगे। पहला फैक्टर क्या आ रहा है, देखिए, फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना। मतलब ये आपको ऐसा रटना नहीं कि ये फैक्टर लग रहा है, क्योंकि फैक्टर फर्स्ट नंबर पे, आप इसको ऐसे मत याद करके जाना कि पहले स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ही देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कॉम्प्लेक्स आना चाहिए कि कौन सा फैक्टर लगाना है। 3 फैक्टर खासकर 1 2 और 3, क्या फर्क होगा वो देखिए। इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, क्या इस कॉम्प्लेक्स में मेटल सेम है या नहीं है? है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या लिगेंड भी सेम है या नहीं है? है। तो अगर या तो मेटल बदल रहा होगा जो कि यहां पर बदलेगा, या तो लिगेंड बदल रहा होगा जो कि यहां पर बदलता हुआ दिख रहा है आपको, और या फिर चार्ज बदल रहा होगा। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले ये लगेगा या ये लगेगा या वो लगेगा, वो कॉम्प्लेक्स देख के डिसाइड होगा कि अगर वाला फैक्टर लगेगा लिगेंड वाला। अगर चार्ज बदल रहा है पहले, मतलब लिगेंड देख लो फिर मेटल देख लो कि मेटल बदल रहा है तो वो वाला लगेगा, और अगर मेटल और लिगेंड सेम है तो फिर चार्ज जरूर अलग होगा, वरना तो कॉम्प्लेक्स ही सेम हो जाएंगे अगर चार्ज भी सेम दे देगा, है ना। तो इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स देख के डिसाइड करना होगा कि कौन सा फैक्टर लगाना है। अब आइए, यहां पर पहला फैक्टर आपके सामने आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कल हम लोगों ने बात करी थी, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग क्या करेगा? ज्यादा, और वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग क्या करेगा? कम। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया और स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग का जो गैप होता था इसी को तो डेल्टा ओ बोला जाता था। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ओ ज्यादा कब मिलेगा? जब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा कब होगा उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी जाती है। लेकिन अभी हम बिना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पूरा चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सीरीज अगर याद ना भी हो तो आप छोटा मोटा पॉइंट आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीबीटी में बोला गया था कि जो कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स होते हैं बेटे, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड।
और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर क्या होते हैं, वीक फील्ड। इन दोनों स्ट्रॉन्ग में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कार्बन। थोड़ा सा कम कौन होता है, नाइट्रोजन। उससे कम कौन होता है, ऑक्सीजन। और उससे कम कौन होता है, हेलोजन। अब आइए देखिए, CrCl6, CrH2O6, CrNH36, CrCN6। आपको इन सारे कॉम्प्लेक्स में क्या बदलते हुए दिख रहा है, लिगैंड। लिगैंड यहां पर कौन है बेटा, हेलोजन डोनर। यहां पर लिगैंड कौन है बेटा, ऑक्सीजन डोनर। यहां कौन है बेटा, नाइट्रोजन डोनर। यहां कौन है बेटा, कार्बन डोनर। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा। और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, डेल्टा ओ उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका डेल्टा ओ ज्यादा है, इसका कम है, इसका और भी कम है। यहां पर आइए, मेटल सेम है और लिगैंड बदलता हुआ दिख रहा है क्लियरली आपको। यहां पर लिगैंड कौन है, ऑक्सीलेटो। कौन डोनर होता है, ऑक्सीजन। यहां पर ईएन, इथाइलिन डायमीन नाइट्रोजन विल एक्ट, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, और इसीलिए उस केस में CFSC क्या मिलेगी, ज्यादा। और ये जो पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है हेलोजन कार्बन का, इसको कोई रटना वटना नहीं है, ईएन से सॉल्व हो रहा ही है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियड। और उधर हेलोजन को फ्लोरीन मान लो थोड़ी देर के। तो कार्बन का ईएन कम है, आसानी से देगा। नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा है, मुश्किल से देगा। ऑक्सीजन का ईएन और ज्यादा, और मुश्किल से देगा। और हेलोजन का ईएन और फ्लोरीन लेके चले, क्योंकि हेलोजन में पूरा ग्रुप आएगा, वो ग्रुप में अलग केस होता है, जैसा आप ऑर्गेनिक में देखते हो, डाउन द ग्रुप साइज से देखा जाता है। तो फ्लोरीन अगर आप लेके चले तो फ्लोरीन का ईएन सबसे ज्यादा, वो सबसे मुश्किल से देगा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड आपको कोई रटना वटना नहीं है, ये सीधे ईएन का कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आइए यहां पर अगले केस की तरफ चले। सेकेंड फैक्टर जो आ जाता है वो आता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। कई बार क्या होगा कि लिगैंड और मेटल सेम हो जाएंगे, लेकिन चार्ज बदल रहा होगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, यहां पर मेटल भी सेम है, लिगैंड भी सेम है, मेटल भी सेम है, लिगैंड भी सेम है। अब अगर लिगैंड अलग होता तो मैं लिगैंड वाले फैक्टर सॉल्व कर लेता, अगर मेटल अलग होता तो मैं मेटल वाले फैक्टर से सॉल्व कर लूंगा। लेकिन मेटल और लिगैंड दोनों सेम है, तो चार्ज जरूर अलग होगा। देखना है डब्बे का चार्ज देखना है या सेंट्रल मेटल का चार्ज देखना है, सेंट्रल मेटल का। डब्बे के चार्ज से सॉल्व मत कर देना। सेंट्रल मेटल का चार्ज देखने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है आपको। यहां पर सेंट्रल मेटल का स्टेट है बेटा +2, यहां पर सेंट्रल मेटल का स्टेट है बेटा +3, यहां पर सेंट्रल मेटल का स्टेट है बेटा +2, यहां पर स्टेट है बेटा +4। सेंट्रल मेटल पे जहां पर ये देखिए फैक्टर क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन CMI ज्यादा, डेल्टा ओ ज्यादा। मतलब जहां पर सेंट्रल CFSC ज्यादा, चार्ज ज्यादा, CFSC ज्यादा। बात ये आती है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, कारण समझिएगा। सबसे पहली बात, आप सपोज ये कोबाल्ट वाला एग्जांपल लेके चले, सुनना और समझना ध्यान से। कोबाल्ट +2 है और कोबाल्ट +3 है, और कोबाल्ट +2 ने वाटर को अट्रैक्ट किया और कोबाल्ट +3 ने भी वाटर को अट्रैक्ट किया। क्यों अट्रैक्ट किया, CFT की बात चल रही है। CFT क्या बोलता है कि मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ये पहले ही पॉइंट लिखा था हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक होने का मतलब है कूलम्स लॉ काम में आएगा। तो आप आयनिक इंटरेक्शन मान के चले, कोबाल्ट +2 वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर को एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर लीजिए। और यहां पर कोबाल्ट +3 वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। कहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कोबाल्ट +3 में। जहां चार्ज ज्यादा, ऑपोजिट चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा। तो ये कोबाल्ट +3 वाटर को ज्यादा अपने पास बुलाएगा। अब सुनना, कोबाल्ट +2 ने वाटर को बुलाया, कोबाल्ट +3 ने वाटर को बुलाया, इसने वाटर बुलाया, लेकिन पास नहीं बुलाया जाता क्योंकि इंटरेक्शन कम था। और इसने वाटर को ज्यादा पास बुलाया, किसने, कोबाल्ट। अब क्या हुआ, जब वाटर इसके ज्यादा पास आ गया तो CFT में हम लोग क्या करा रहे थे, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की बात कर रहे थे। रिपल्शन ज्यादा कब कब होगा, जब लिगैंड ज्यादा पास आएगा। कोबाल्ट +3 ने लिगैंड को ज्यादा पास बुलाया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जब ये लिगैंड इसके ज्यादा पास आया तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ गए। जब ज्यादा पास आ गए तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो याद करिए, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा वो जो EG सेट था वो बैरी सेंटर से उतना ही ऊपर, और इसको कंपनसेट करने के लिए वो जो T2G है वो उतना ही नीचे। गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसी गैप को आप क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो सेंट्रल मेटल पे अगर चार्ज ज्यादा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि लिगैंड ज्यादा पास आएगा, लिगैंड ज्यादा पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी तगड़ा लगेगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा लगेगा गैप उतना ज्यादा बन रहा होगा। ये इसके रीजंस है। तो इसको अभी नोट करें, थर्ड वाले फैक्टर को जब तक मैं लिख देता हूं।
क्या हो गया? निकल वाले, अच्छा सॉरी सर, सिली मिस्टेक। NiCl6 कर लो इसको, है ना, ये लो बस। चलो बेटा, इसके बाद ये जो थर्ड फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, आपको जो कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे उसमें तीन तरह की बातें मिलेंगी आपको, या तो मेटल चेंज हो रहा होगा या चार्ज चेंज हो रहा होगा। जैसे लिगेंड चेंज वाला केस देख लिया, चार्ज चेंज वाला केस देख लिया, अब आता है मेटल चेंज वाला केस। ध्यान सुनिएगा, कई बार ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया जैसे FeH2O6, RuH2O6, OH2O6, यहां पर आप देखें लिगेंड सेम दिख रहा है, लेकिन मेटल क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। जब मेटल चेंज हो रहा होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स की CFSC ज्यादा और किस कॉम्प्लेक्स की CFSC कम, ये आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मेटल। अब आप देखो, जो मेटल आपको मिलेगा जनरली इन क्वेश्चंस में, जो मेटल आपको मिलेगा वो मिलेगा सेम ग्रुप का। जैसे फिर रूठा ओसामा तो पूरा 3D 4D 5D है, या फिर कौन रहेगा इररेगुलर 3D 4D 5D है। ये जो मेटल्स आपको मिल रहे हैं ये सेम ग्रुप के होंगे, और ग्रुप में आपके सामने एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि 3D से 4D मेटल पे जाने पे CFSC क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही होगी, और 4D से 5D जाने पे भी CFSC क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, कारण समझिएगा फिर से। कल हम लोगों ने बात करा था कि 4D एंड 5D के साथ सारे लिगेंड किसकी तरह काम करेंगे, SFL, जबकि 3D के साथ SFL WFL दोनों का लफड़ा है। तो मतलब 3D से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हो जाएंगे बेटा, 4D और 5D के साथ। तो इसका मतलब है 4D 5D का CFSC क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसके साथ सारे लिगेंड SFL होंगे, तो स्प्लिटिंग ज्यादा। पहली बात तो ये। और 4D 5D में अगर मैं बात करूं तो क्या 5 कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा। और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगा, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया है तो क्या ये लिगेंड को ज्यादा पास बुलाएगा या दूर बुलाएगा। और लिगेंड जितनी पास बुलाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में उतना ज्यादा रिपल्शन लगेगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन लगेगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा। तो 3D ज्यादा 4D, 4D ज्यादा 5D, ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। यहां पर भी 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। अब लास्ट टाइप का जो केस बनता है उसको देख ले। कई बार ऐसा होगा, जैसे अभी ये जितने भी तीन केसेस अभी अपन ने देखे, इन सब में आप देखो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था बेटा, सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया
तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, चाहे sp3dt हो चाहे d2sp3 हो, ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी? ऑक्टाहेड्रल। शुरू के जो 6 एग्जांपल आपने देखे उन सबका ज्योमेट्री सेम था, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्री अलग अलग आ जाए। जैसे इसको देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री अलग अलग होगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री अलग अलग होगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, फिर भी ज्योमेट्री अलग अलग है। जब एग्जाम में ज्योमेट्री अलग आ जाए फिर वो 1 2 3 काम में नहीं आएगा आपको। फिर जो फैक्टर काम में आएगा वो कौन सा फैक्टर काम में आएगा बेटा? ज्योमेट्री का। तो 6 आया तो ज्योमेट्री देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 में तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। लेकिन हाँ, एक 4 एक 6 आ गया तो ज्योमेट्री देखना है, और अगर 4 4 वाला आ जाए तो भी ज्योमेट्री देख लेना, क्योंकि 4 4 में अलग अलग ज्योमेट्रीज होती है। अब देखो, अगर ज्योमेट्री बदली है तो उस केस में क्या आता है? आपको या तो स्क्वायर प्लेनर काम में आएगा, या ऑक्टाहेड्रल काम में आएगा, या टेट्राहेड्रल काम में आएगा। प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने लिखा हुआ है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा देखी जाती है, ऑक्टाहेड्रल में उससे कम और टेट्राहेड्रल में उससे भी कम। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन होता है डेल्टा एसपी इज इक्वल टू 4/3 डेल्टा ओ। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट इसका या इसका वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा दूसरे का वैल्यू निकालिए। तो आप देखो, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कितनी है? डेल्टा ओ से लगभग 1.33 टाइम्स है। और इसी तरह से डेल्टा टी देखो, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये कम है, आधे से भी कम है। 4/8 होता तो ये आधा होता, 4/8 भी कम है। तो इस तरह की बात आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर, उससे कम ऑक्टाहेड्रल और उससे कम टेट्राहेड्रल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक बनता है कि आपको किसी एक का वैल्यू दे देगा ऑक्टाहेड्रल। जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल दिया, टेट्राहेड्रल पूछ लिया, टेट्राहेड्रल दिया, ऑक्टाहेड्रल पूछ लिया, और दोनों को अगर मिक्स कराना है फिर क्या करेगा? टेट्राहेड्रल देकर स्क्वायर प्लेनर पूछेगा, तो टेट्राहेड्रल निकालोगे, फिर ऑक्टाहेड्रल यहां पुट करोगे और उससे फिर क्या निकलेगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, उसके ऊपर लिख लीजिएगा। क्या पहुंचे नहीं यहां तक? लिखो जल्दी। चलो बेटा, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ज्योमेट्री वाले केस में, इफ value of delta O, if value of delta O is 9,000, if value of delta O is 9,000, then calculate the value of delta T. Then calculate the value of delta T, है ना? सिंपल सा कैलकुलेशन है। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4,000। चले, अब आइए यहां पर क्या कंडीशन बन रही है चेक करेंगे। सबसे पहले ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बन सकता था वो बता दिया आपको। अब इसके ऊपर फॉर्मूले पे कैसा क्वेश्चन आ रहा है या फैक्टर वाला कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अभी आप देखिए। NiCl4 NiCl6 2 - 4 - आपको दिखा है। सबसे पहले आपने चेक करा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बदल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो रही है। इसका को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे बेटा? VBD से। 6 को किससे सॉल्व करेंगे? CFT से। 6 के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको ज्योमेट्री से मतलब है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो ज्योमेट्री डायरेक्टली ऑक्टाहेड्रल आ जाती है। लेकिन 4 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में 2 ज्योमेट्रीज मिलती है। इसको जब सॉल्व करेंगे
मिलेगा। वीबीटी में 5 क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें से 3 पे मैंने स्टार लगवाए थे, आपको निकल वाले केस बोले थे मैंने, इंपॉर्टेंट है। तो ये वही 2 केसेस है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा DSP2 और ये स्क्वायर प्लेनर निकलेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल निकलेगा। अब एक टेट्राहेड्रल है और एक ऑक्टाहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में स्पॉट फैक्टर से आप देख सकते हैं ज्यादा CFSC किसकी आएगी, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से ऑक्टाहेड्रल की, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में से ज्यादा CFSC किसकी आएगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर की, तो उसको आप सिंपली स्पॉट फैक्टर से याद कर सकते हैं। बाद में कभी ये स्पॉट तो याद रह जाएगा, फिर कौन ज्यादा कौन कम, तो जहां ज्यादा है वहां ज्यादा है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर है, 2 अल्फाबेट एक साथ आ रहे हैं तो उसको ज्यादा पे रख दीजिएगा, इसमें कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं, इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए कर लिया नोट डाउन। अबे लिखा कि नहीं लिखा, जल्दी लिखो बेटा, आज ही लिखना है ना। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान सुनना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करा था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या क्या होता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे थे, डेल्टा ओ या डेल्टा टी या डेल्टा एस। किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो फैक्टर इसके लगभग वही फैक्टर इसके भी है, क्योंकि ये पेयरिंग एनर्जी मैंने कल भी बोला था लगभग लगभग कांस्टेंट टर्म होती है ये, ठीक है। तो आप देखिए फैक्टर्स वही आने वाले हैं, पर एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है न्यूमेरिकल टाइप का, और बाकी क्वेश्चन किसके बनेंगे बेटा, फैक्टर टाइप के। तो वो अभी हम देखते हैं, बस एक फैक्टर इसमें ऐड हो जाएगा किलेट रिंग का, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है। देखिए मेटल, पहले ये न्यूमेरिकल जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं। एक बात और बोल दे रहा हूं,
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कंडीशन आ रही देखिए, कोई मेटल है और मेटल के साथ क्या आ रहा है बेटा, लिगेंड आ रहा है, ठीक है। तो मेटल के साथ कितने लिगेंड आएंगे वो तो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा कि मेटल खुद को 2 जगह कटवाना चाहता है, 4 जगह कटवाना चाहता है, 6 जगह कटवाना चाहता है, और एक कॉम्प्लेक्स बना। अभी आपको इक्विलिब्रियम का साइन दे रखा है, हमें नहीं पता कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो रिएक्शन कैसी जानी चाहिए बेटा, फॉरवर्ड। अगर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये मान लिया, अजम्पशन कर लिया, तो इसका केएफ पे, फॉर्मेशन कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ रहा होगा वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो आप समझ रहे हैं कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा बेटा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जाएगा तो जरा लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से सोचिए, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड नहीं, वैसे ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, बट ठीक है, आप केएफ और केबी के हिसाब से फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से भी सोच लीजिए, चल जाएगा कम। अभी आप देखो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, वो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो उसका एक्टिव मास बढ़ता जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और ये धीरे धीरे कंज्यूम होते जाएंगे और वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होता जाएगा। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन फॉरवर्ड चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और इन दोनों का कंसंट्रेशन बहुत कम, फिर जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि भाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को उसके पावर में लगा दिया, ये सब चीजें पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब देखो, इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है और इनका कंसंट्रेशन कम है तो उसका केएफ की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटे हैं तो ऑब्वियसली जो फ्रैक्शन आएगा या जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, बड़ा आएगा। और ये कब हो रहा है, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। तो आपको एग्जाम में 3 या 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा, है ना, अलग अलग मेटल के, अलग अलग लिगेंड के, और उनके केएफ की वैल्यू गिवन होगी। जब केएफ दे दिया और आपसे पूछ ले कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाइए, कौन मोर स्टेबल कौन लेस स्टेबल, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, जिसका केएफ ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका केएफ कम उसकी स्टेबिलिटी कम। क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसके ऊपर लिखेगा, अ मेटल एम combines with ligand L1, L2 and L3, combines with ligand L1, L2 and L3 to form respective complexes, and their formation constant are 10 to the power -7. Their formation constants are 10 to the 7. दूसरा लिखा है 10 to the power 10 और तीसरा लिखा है 10 to the power 5. Arrange them according to increasing stability. है ना, तो लिगेंड L1, L2, L3 के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे कम स्टेबल कौन हो, सेकंड कौन हो जाएगा। ओ भाई तूने सब में माइनस क्यों लगा लिए, पहले में माइनस है बस, बाकी दोनों प्लस है। 10 to the power -7, 10 to the power 10 और 10 to the power 5, है ना, ध्यान रखना। वहां माइनस लगा तो फिर अगली बार यही माइनस होगा, ध्यान रखा करो। जल्दबाजी में यही गड़बड़ियां होंगी और कुछ भी नहीं होता बेटा एग्जाम में। एक माइनस दिखा बाकी भी माइनस सोच लेते हैं, या एक प्लस दिखा बाकी भी प्लस सोच लेते हैं, ये सब जल्दबाजी में मत करा करो, है ना, ये छोटी मोटी गलतियां ही होती है एग्जाम में मेनली। तो देखिए, अगर इसमें से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एक वैल्यू दे रखा है आपको 10 to the power -7, किसके साथ है, L1 के साथ है, 10 to the power 10 और 10 to the power 5, है ना, ये वैल्यूज दे रखी शायद। तो ये L2 के साथ है और ये L3 के साथ। सबसे ज्यादा केएफ का वैल्यू किसका बेटा, L2 का, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। उससे कम स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, L3, और सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, L1। मतलब मेटल लिगेंड L1 का जो कॉम्प्लेक्स होगा लीस्ट स्टेबल है, और मेटल लिगेंड L2 का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि केएफ आपको गिवन है, तो उसी के हिसाब से आप ऑर्डर बना लेंगे।
चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन किसके ऊपर फ्रेम हो रहा है? तो देखिए क्वेश्चन बन रहा है फैक्टर्स के ऊपर। एक तो मैंने बोला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट केएफ वैल्यू दे देगा, और दूसरा आपको फैक्टर्स पूछेगा। फैक्टर लगभग वही है जो हमने किसमें पढ़ा, CFSE में, क्योंकि स्टेबिलिटी और स्प्लिटिंग का फैक्टर लगभग सेम है, बस पेयरिंग एनर्जी का फर्क आता है। यहां पर बस एक नया फैक्टर आपके सामने आ रहा है, और वो नया फैक्टर कौन सा बेटा? नंबर ऑफ किलेटरिंग। क्यों किलेटरिंग आ रहा है? तो बेटा किलेटरिंग आने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप ये जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि किलेट का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को मैंने बोलता किलेशन बोलते हैं। और किलेशन का प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसका पूरा रीजन है। अब आइए, इनमें से स्ट्रेंथ, चार्ज, वार्ज, ये सब बाद में देखा जाएगा। हमेशा पहली प्रायोरिटी ये फिक्स है, यहां पर स्टेबिलिटी में पहली प्रायोरिटी आपको किसको देनी होगी बेटा? किलेट रिंग्स को देनी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किलेट रिंग देखेंगे, अगर किलेट रिंग से आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा फिर आप दूसरे फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, आइए इधर पहला केस देखिए, CO H2O6+2 CO H2O6+3। सबसे पहले आपसे पूछा गया क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाइए। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना तो सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा? नंबर ऑफ किलेट रिंग्स। बताइए यहां पर, अच्छा एक बात बताओ, किलेट रिंग बनाने का काम कौन करते थे? किलेटिंग लिगेंड कौन होते थे, मोनो या पॉली? पॉली। क्या ये पॉली है क्या? नहीं। मतलब यहाँ रिंग क्या बनेगी बेटा? जीरो। ये भी मोनो है तो जीरो। इसका मतलब है पहला वाला फैक्टर तो काम नहीं आ रहा। जब पहला फैक्टर काम नहीं आ रहा, आप किसी और फैक्टर पे जाइए जो भी लग रहा हो। यहाँ पर मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। कोबाल्ट कौन सी स्टेट का बेटा? +2। कोबाल्ट कौन सी स्टेट का बेटा? +3। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फॉर है ना। जो रीजन काम में आया वो क्या आया? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन CMI। अगला वाला केस देखें, Fe के साथ OX3 दे रखा, EN दे रखा, ये भी किलेटिंग लिगेंड है, ये भी किलेटिंग लिगेंड है। रिंग बनेगी। एक ऑक्सिलेटो एक रिंग बनाता था, तो 3 ऑक्सिलेटो 3 रिंग बनाएंगे। आपको बोला था सिली मिस्टेक मत कर देना कि 6 - 1 करके 5 रिंग बना दो, नहीं होता था ऐसा। ठीक है, और एक EN एक रिंग बनाएगा, तो 3 EN बन तो रही है लेकिन बराबर बन रही है, तो फिर से आपका पहला वाला फैक्टर किलेटरिंग नहीं लगेगा। अब आप किस पे जाएंगे? देखो लिगेंड बदल रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन डोनर एक नाइट्रोजन डोनर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन डोनर। ऑर्डर आ गया। इसके बाद आइए, FeCl6 OX3 और EDTA। यहां पर नंबर ऑफ किलेटरिंग बनेगी 0, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। एक ऑक्सिलेट एक रिंग बनाएगा तो 3 ऑक्सिलेट 3 रिंग बनाएंगे। EDTA मैंने 2 बताए थे आपको, पेंटा और हेक्सा। क्या मान के चलेंगे? हेक्सा। और एक हेक्सा वाला 6 जगह काटेगा, 6 जगह काटेगा तो रिंग बनाएगा 5। तो इसका मतलब है रिंग बन रही है और अलग अलग बन रही, तो रिंग से आंसर आएगा आपका। और जिसकी रिंग ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर आंसर बनता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CR किलेटिंग रिंग्स। ठीक है, और एक लास्ट केस यहां पर लिखाते हैं, एक्सेप्शनल केस है बेसिकली। फिर तो बोल रहा हूँ काम नहीं आएगा, एक्सेप्शनल वाला भी यहाँ के पेपरों में काम आएगा। वहां तो मैंने बता दिया तुमको, एक ही क्वेश्चन दे रखा, खत्म है, खेल हो गया, इतने में हो जाता वो। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, परेशान होने के लिए। अब कैसे भरे? परेशान हो, परेशान तो होना पड़ेगा तुमको। और इसमें भी मन ना भरे तो और क्वेश्चन आएंगे, मेजर माइनर में आएंगे, उसको देख के और परेशान होना। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, आए अवॉइड कर देना, ये बात ध्यान रख। समझ में आना चाहिए पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। जित खत्म हो गया, मैं बता देता हूँ। पेपर आएगा फिर मेरे को परेशान करोगे, इसलिए जब तक मैं हूं तब तक तो करा ही दूंगा। हाँ सुन लो, पर क्लासिफिकेशन इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ आपको, कहां पर क्या चीज है क्या नहीं है, इसको है ना मेंशन कर लिया करो, ताकि जब पढ़ो तो फालतू चीजों को इग्नोर मारोगे। एक्सेप्शन लिखाने में तो कोई कमी है नहीं, हर बुक में बहुत सारे एक्सेप्शन है, करवाते जाओ करवाते। एक्सेप्शन करवा के क्या कर लेना है, आएगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो समझो इन बातों को, है ना, कितना क्या आना चाहिए आपको। चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा नंबर ऑफ किलेट रिंग्स की, यहां पर भी अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ किलेट रिंग्स की, तो इसमें किलेट रिंग कितनी बनेगी? 3, और इसमें किलेट रिंग कितना बनेगा? 0। लेकिन ध्यान सुनिएगा, किलेट रिंग 3 बन रहा है, किलेट रिंग 0 बन रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादा स्टेबल किसको देखा गया बेटा? साइनाइड को देखा गया। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? साइनाइड जो लिगेंड है, क्या ये सिनर्जिक बॉन्डिंग परफॉर्म करता है या नहीं करता बेटा? करता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी परफॉर्म करता है। दूसरा, ये कार्बन डोनर भी है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि ऑक्सिलेटो में डोनर कार्बन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सिलेटो है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन डोनर है या कार्बन डोनर है? कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग भी बहुत है,
साथ ही साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ रहा है समझिएगा, यहां पर जो मेटल और लिगैंड है उसके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल, और यहां पर मेटल और लिगैंड के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल। तो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं होगी बेटा, होगी, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ये दोनों फैक्टर मिलके इस वाले कॉम्प्लेक्स को किलेट रिंग के मुकाबले ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अब याद हो जाए कल लेना तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लिख लो इसको। स्टार लगाने का मतलब इंपॉर्टेंट थोड़ी बेटा, 6th क्लास में थोड़ी पढ़ रहा है। चलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और सीएफएससी के बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, तो थोड़ा बहुत आपने ना ऑर्गेनिक में भी इसके बारे में पढ़ा होता है, तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह तो वही है, बस टाइप में थोड़ा बहुत फर्क आता जाएगा, वो देखते जाएंगे हम लोग। इसमें यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को यहां पर दिक्कत आती है, स्टीरियो, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ज्यादा सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और खासकर अगर आपको ऑप्टिकल में दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल, है ना, बिल्कुल लिखाइए आपके ऊपर। ठीक है, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। मैं दो चीजें बताऊंगा, बस दो चीजों से सॉल्व होता है। ठीक है, आपको दिक्कत यहां आनी चाहिए कायदे से, ज्योमेट्रिकल में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में आपको बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए, और आप लिटरली, अगर आप यहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये बना लिया ना अगर आपने, अगर ये आपको आता है, जो कि आप सोचते हैं कि आपको आता है, तो अगर आपको ये आता है तो आपको ये तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बस दो चीजें चेक करनी होती है, अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन उसके लिए ये आना जरूरी है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको यही नहीं आएगा, है ना। हाँ मतलब आपको लगता है कि आता है, पर आता नहीं है आपको, है ना। टाइम इसी में लगेगा ज्योमेट्रिकल में, और ज्योमेट्रिकल की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको। कल होगा भैया, है ना, छोटा मोटा पार्ट तो आज देख लेंगे, बट ज्योमेट्रिकल मेनली आपका कल ही हो पाएगा। तो कल जब ज्योमेट्रिकल आपको करवाया जाएगा तो घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा लगे हाथ, क्योंकि ये एक्चुअल का एक तरह का मैथमेटिक्स है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बचपन में पढ़ते थे। 3 गेंदे हैं, एक लाल है, एक हरी है, काली है, तो लाल हरी का कॉम्बिनेशन बना दो, काली हरी का कॉम्बिनेशन, ऐसा चलता रहेगा ये ना। तो कॉम्बिनेशन बनाने, अब उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, ये आपको दिखना चाहिए कि ये रिपीट हो गया है, तो उसको हटा देना है। सारा खेल यहीं पे छुपा हुआ है। बनाना सीख लिया, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख के बता दोगे कि ये है या नहीं, ये बता देता हूं मैं आपको अभी से, लेकिन इसकी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो फिर एक लास्ट तरीका बचता है, टेबल याद करना। ट्रिक तो बताएंगे ना बेटा, वही तो बताएंगे इसमें, ये तो बनाना पड़ेगा, इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आपको बनाना सीखना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन सिखा दिया जाएगा, बन भी जाएंगे क्लास में, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपसे नहीं हो पाएगा कॉम्बिनेशन। यहाँ तो फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां जो बताते जाएंगे तो सब समझ में आता जाएगा। घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत इसी में आएगी आपको जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आप, है ना, ऐसा पढ़ते हुए आते हैं कि दो कंपाउंड है, दोनों का पूरा फॉर्मूला अगर सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म।
और ये जो दो स्पीशीज है इनको क्या बोला जाएगा? आइसोमर्स। डेफिनेशन बोल दे रहा हूं आइसोमेरिज्म की, लिखिएगा। व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम फॉर्मूला, व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम फॉर्मूला but differ in their properties, when two compounds have same formula but differ in their properties, ठीक है, बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं। द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म एंड द स्पीशीज आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, अब आइए आइसोमेरिज्म की दो कैटेगरी आपके सामने, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही नाम आप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल क्या है? नाम से फील आ जाना चाहिए, स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, चेंज आएगा। और स्टीरियो में स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज आता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है? लाइन सुन लीजिएगा, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी स्टीरियो में लिखता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके स्पेशियल अरेंजमेंट में अगर चेंज आ रहा है, बॉन्ड सेम है लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल में क्या लिखता है? बॉन्ड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? बॉन्ड चेंज होगा, ये लिखता है। को अगर कभी नाम आ जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड चेंज होता है, यस। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड सेम रहता है और स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेटियल लिखते हो जो आप, स्पेशियल है ना, स्पेस का अरेंजमेंट होता है वो, तो स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो। और बॉन्ड अगर चेंज होते हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज पता होना चाहिए। और वही बात सही भी है, लेकिन हाँ ठीक है। आइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार कैटेगरीज आपको पढ़नी होती, बहुत सारी कैटेगरीज है, पढ़ना चाह रही है एनसीईआरटी के हिसाब से। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को कई बार क्या बोला जाएगा बेटा? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोल दिया जाएगा। फिर आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लास्ट में क्या आता है बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो स्टीरियो में वही दो नाम है जो आप बार बार पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और ज्योमेट्रिकल को सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ। और स्ट्रक्चरल का फर्स्ट जो टाइप आएगा वो आएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले क्लासिफिकेशन बना ले, है ना। टॉपिक बहुत सिंपल है, आराम से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन मतलब देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप का टॉपिक है ये। केवल जब है ना आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जाते हैं तभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे, कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह का आइसोमेरिज्म क्वेश्चन बनता है कि ये कॉम्प्लेक्स दे दिए, कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा या कौन कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो उसके लिए तो आप देख के बता दोगे आराम से। लेकिन कितने आइसोमर्स बनेंगे जो कि आपसे पूछता नहीं है, कितने आइसोमर्स बनेंगे काउंटिंग नहीं पूछता, आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, और वो भी यहां पूछेगा, इसमें नहीं पूछता। तो आपसे पूछे कि कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, देख के पता चल जाता है आराम से। लेकिन कितने आइसोमर्स बनेंगे पूछ ले तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के मैंने क्या बोला? इसमें बॉन्ड्स चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे बेटा? बॉन्ड्स चेंज होंगे, या बॉन्डेड एटम जो है वो चेंज हो रहा होगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे आते हैं, सुनेगा। हमने जब पहले दिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, जिस दिन आपको खरी खोटी सुनाई गई थी खूब सारी, है ना। हाँ, लास्ट के 10-15 मिनट बचे हुए थे, पीछे से बोले सर्कल, हाँ याद रखा करो बेटा, है ना, क्योंकि मेरे को तो याद रहता अच्छी तरीके से। ठीक, क्योंकि वो जो 15 मिनट वहां वेस्ट हुए वो यही कंपनसेट हुए हैं, हो गए हैं, वो तुमको पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हें लिटरली कभी कुछ पता चलेगा भी नहीं। तुम लोग खुद को कितना भी कुछ भी समझ लो, सब यही कंपनसेट होता है, यही कलयुग है। हाँ, कुछ नहीं बेटा, यही होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है? माफ तो कर रखा है बेटा, ऐसे वो उस टाइम का मैटर नहीं रहता, लेकिन जो चीज सही है वो तुमको पता होनी चाहिए, है ना। सब कंपनसेट यही होता है बेटा। हो गया 7:40 पे छूट तो जाते हो आजकल, कैसे छूट जाते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा ठीक है, 7:40 पे छूट जाते हो तुम, क्या है? नहीं, एक्स्ट्रा क्यों ले? उससे क्या फायदा होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, पढ़ो आराम से। नहीं, कुछ भी देखो, ढूंढो आराम से, कुछ भी नहीं कटा हुआ होगा, चलेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कुछ सब लिखा हुआ है, पढ़ा रहे ना, वो तो मैं कंपनसेट कर दूंगा तू क्यों परेशान हो रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर, सुना मेरी बात। जब पहले लेक्चर में आपको बोला था आइसोमेरिज्म के बारे में, तो मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक डब्बे वाला पार्ट और एक डब्बे के बाहर वाला पार्ट। डब्बे के बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, जिसको काउंटर आयन भी बोला जाता है।
तो यहां पर एनसीईआरटी लिखता है कि जो आपका काउंटर आयन है उसके पास खुद के पास लिगेंड की तरह काम करने का पोटेंशियल हो, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है बेटा? आयनाइजेशन आइसो। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो जो डब्बे के बाहर वाला पार्ट है, अगर वो खुद डब्बे के अंदर आके एक लिगेंड की तरह काम कर सकता हो, तो आपको डब्बे के बाहर और डब्बे के अंदर अलग अलग केसेस दिखे। मतलब पानी में जाके एक बार ये आयनाइज होगा और एक बार कुछ और जाके आयनाइज होगा। तो पानी में जाने पर अगर अलग अलग आयंस मिल रहे हैं, काउंटर आयंस मिल रहे हैं, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है बेटा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले डेफिनेशन लिख ले इसकी, फिर हिंदी में डायरेक्टली देखते हैं कि करना क्या होता है। लिखिएगा, व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम फॉर्मूला, when two compounds have same formula but produce different types of ion, in aqueous solution, देखिएगा ध्यान से, ये जो अभी आपको लिखाया गया, ठीक है, ये साइड में रखिए। अब सीधे सीधे समझिएगा क्या होता है। आप देखो यहां पर डब्बे को देखो जरा, डब्बे के अंदर कोई एनायन है या नहीं है? कौन है? अमोनिया तो एनायन नहीं, इतना समझ में आता है। डब्बे के अंदर कोई एनायन है क्या? डब्बे के बाहर भी कोई एनायन है बेटा? और दोनों एनायन सेम है, अलग अलग है? अगर डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन है तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बस इतना सही चेक करना होता है आपको। तो आप यहां पर देखिए, डब्बे के अंदर वाला जो एनायन है उसको बाहर भेजना है और बाहर वाले को अंदर भेजना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आइसोमेरिज्म की बात आएगी, फॉर्मूला सेम रहना जरूरी है, ये बेसिक बात है। मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन दे रखे तो बच्चे बाहर लेके आते हैं, सर ये तो आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, पहले चेक कर लेना कि कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है ना? क्योंकि फॉर्मूला सेम नहीं, फिर आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। एक में या कोबाल्ट दे रखा है, एक में या क्रोमियम दे रखा है, और Br इधर कर रखा है, SO4 इधर कर रखा है। वो लेके मत आ जाना कि सर आइसोमेरिज्म दिखाएगा, है ना? फिर बहुत कुछ दिखाएगा वहां पर मैं। हाँ चलो, CONH4 और यहां पर क्या आएगा बेटा? Br आ जाएगा। सुनना है ना? अब एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाले तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है। एक बात खास ध्यान रखेंगे, कोई सा भी आइसोमेरिज्म हो इनमें से, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है। मेटल का, क्योंकि आप इसको बाहर अंदर करते रहेंगे यहां पर, तो पूरे केस भी आइसोमेरिज्म किया जाए, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर से साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इस बात को फोकस रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहां पर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन्ड है। दोनों का फॉर्मूला देखिए, एक एक कोबाल्ट है, 5-5 अमोनिया है, एक एक ब्रोमीन है, एक एक सल्फेट है, फॉर्मूला सेम है। और इधर पानी में डालेंगे तो कौन सा? सल्फेट। और इसको पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन मिलेगा बेटा? ब्रोमाइड। दोनों पानी में जाके अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब एक बात और समझे, ये पानी में गया तो हम इसने सल्फेट दिया या ब्रोमाइड दिया, ये वाली बात आती है। तो आपको वर्नर के भी टाइम पे बताया था कि ऐसा तो नहीं कि पानी में से सल्फेट ऐसे तैर के आएगा, बोले हेलो आई एम सल्फेट मुझे पहचान लो, और ये आया बोले हेलो आई एम ब्रोमाइड मुझे पहचान लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट करवा देखा जाता है। टेस्ट क्या होता है? सल्फेट के लिए अगर टेस्ट की बात की जाए तो सल्फेट का टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है बेटा? बेरियम क्लोराइड की तरह। और अगर हैलाइड आयन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, CBI, तो उनका टेस्ट किया जाता है AgNO3 के थ्रू। ठीक है, तो जैसे अगर ब्रोमाइड आ रहा है या क्लोराइड आ रहा है तो उसका टेस्ट होगा AgNO के थ्रू। अगर आपने इस वाले सॉल्यूशन में पास किया, क्या पास किया? बेरियम क्लोराइड, तो यहां पर बनेगा बाराती का सल्फेट, और बाराती का सल्फेट जो होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा। और इसी तरह से अगर आपने Br माइनस के एक्वस सॉल्यूशन में AgNO3 पास किया तो AgBr मिलेगा बेटा। आज का CBI इनसॉल्युबल होता था और ये पेल येलो पीपीटी देता है बेटा। तो इस तरह से पता चलेगा। ऐसे अगर क्लोराइड होगा तो आप AgNO3 में पास करेंगे, तो ये तो वर्नर में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो AgCl मिलेगा, और AgCl का कौन सा पीपीटी मिलेगा बेटा? व्हाइट पीपीटी मिलेगा। ठीक है, अब फिर बात आएगी कि सर ये भी व्हाइट पीपीटी, ये भी व्हाइट पीपीटी, कैसे पता चलेगा? अबे घोचुओ, ये डालने में व्हाइट पीपीटी मिला तो ये होगा, और ये डालने में व्हाइट पीपीटी मिला तो ये होगा, है ना? ऐसे पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहां पर आपको
जब इसका एक्वा सॉल्यूशन पास करेंगे तो सल्फेट का टेस्ट किसके थ्रू होगा बेटा, BaCl2 के थ्रू, और हेलाइड्स का टेस्ट किसके थ्रू होता है, AgNO3 के थ्रू। चले लिख ले इसको। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसी से रिलेटेड। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें, फिर से पहचानने का तरीका वही है। आपसे एग्जाम में ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, बोला ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, पहचानने का तरीका आपको बोल रखा। डब्बे के अंदर कोई एनायन है या नहीं है बेटा, यहाँ पर क्लोराइड है और यहाँ पर कौन है बेटा, ब्रोमाइड। डब्बे के अंदर, डब्बे के बाहर अलग 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 एनायन, मतलब है वो क्या शो करेगा बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर से बोल रहा हूं, ये जो Cl2 है इसको क्लोरीन का मॉलिक्यूल मत समझना, ये Cl-2 है, दो क्लोराइड आयन है, और ये दो ब्रोमाइड आयन है। इसी तरीके से लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स में ना, तो इस तरह से लिखते हैं। अब आप देखो, इसको जब पानी में डाला जाएगा तो अभी यहां पर आप आइसोमर्स बनाए, अगर इसके, सुनना मेरी बात, इसके लिए फर्स्ट वाले केस के लिए अगर मैं लिख दूं कि नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने बने, तो 2, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको चेंज नहीं करना है। इधर आइए, इसके लिए देखिए, डब्बे के अंदर एनायन, डब्बे के बाहर एनायन, और एनायन अलग अलग है। जब डब्बे के अंदर और बाहर अलग अलग एनायन होते हैं, आयनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। Cl को बाहर करिए, Br को अंदर करिए, लेकिन इस तरह से करिएगा कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज ना हो। अब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखना है। अमोनिया को तो कुछ भी नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। एक Cl बाहर भेजिए, एक Br अंदर बुला लीजिए, एक एक करके। तो एक Cl एक Br अंदर हो गया, और एक Br और एक Cl बाहर हो गया। अभी एक और चेंज हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखते हुए, कि यहां पर Pt के साथ NH3 आ गया, यहां पर दोनों Br अंदर हो गए और दोनों Cl बाहर हो गए। और ये तीनों केसेस अगर आप देखें तो तीनों केसेस आपस में डिफरेंट है। इसमें ब्रोमाइड मिलेंगे, इसमें पानी में जाके दोनों क्लोराइड मिलेंगे, और इसमें पानी में जाके एक ब्रोमाइड और एक क्लोराइड मिलेगा। तो जब डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आपसे पूछा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने हैं, तो आप बता सकते हैं 3 आइसोमर्स बनेंगे। डिटेक्ट कैसे करना है बता दिया, AgNO3 पास करेंगे, पेल येलो पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और यहां पर 1 मोल पेल येलो और 1 मोल व्हाइट पीपीटी आपको मिल रहा होगा। चले, फर्स्ट वाला जो केस है उसको समझने के बाद सेकेंड केस की तरफ चल रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड आइसोमेरिज्म जो हमको समझना बेटा, दैट इज हाइड्रेट, या फिर उसके के साइड में लिखा हुआ सॉल्वेट। ध्यान सुनेगा, सॉल्वेट या हाइड्रेट में से हमें पढ़ना हाइड्रेट है, लेकिन सॉल्वेट भी एक आइसोमेरिज्म होता है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी के टाइम पर पढ़ा था, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, वैसे ही यहां पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म मतलब कोई भी सॉल्वेंट हो, उसके लिए हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली वाटर की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और हमें सिलेबस में किसके बारे में पढ़ना, हाइड्रेट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि हाइड्रेट और सॉल्वेट एक ही टाइप है, कैटेगरी, ये सब कैटेगरी एक तरह से। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ध्यान सुनेगा, पहले डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो, फिर जुगाड़ पे बात करते हैं। when two compounds have same formula, when two compounds have same formula but differ in number of water molecules, present inside and outside the coordination sphere. Differ in number of molecules present inside and outside the coordination sphere. मतलब डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी आ जाए तो उसे बोला जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बट डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सुनिएगा, इसके जुगाड़ के बारे में बात कर रहे हो तो डेफिनेशन हो गई, इसको साइड में रखो। अब सुनिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का जुगाड़ क्या बोला था आपको, कॉम्प्लेक्स देखो, डब्बे के अंदर डब्बे के अलग अलग एनायन है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की कहानी क्या, पहली बात, हाइड्रेट में क्या होना चाहिए, पानी, ये सबसे पहली चीज है। क्या यहां पर डब्बे में पानी है या नहीं है बेटा, नहीं है, मतलब ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते, पहली चीज।
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए दो चीजें साथ साथ चलेंगी, दो जुगाड़ चलेंगे। पहला जुगाड़ क्या है, डब्बे में क्या, और दूसरी बात कब तक आइसोमर्स काउंट होंगे, जब तक डब्बे पर चार्ज होगा। दो चीजें बोल रहा हूं फिर से। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए डब्बे में क्या होना चाहिए, पानी। और कितने आइसोमर्स बनेंगे ये कैसे पता चलेगा, जब तक डब्बे पर चार्ज होगा तब तक आप आइसोमर्स काउंट करते जाएंगे। जैसे यहां पर चेक करिए, H2O5Cl Cl3, ये क्या है, PtCl4.5H2O, वर्नर थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 न्यूट्रल अंदर, 1 जहरीला अंदर, 3 जहरीले बाहर। अब आप यहां पर प्लेटिनम का तो +4 है, पर हमें प्लेटिनम से मतलब नहीं, हमें डब्बे के चार्ज से मतलब है। क्या डब्बे का चार्ज यहां पर +3 है या नहीं है बेटा, है। और साथ ही साथ आप देखिए क्या डब्बे में पानी है या नहीं है बेटा, है। ये +4 है, ये -1 है, तो +3 बच रहा है डब्बे पे, ठीक है। अब देखो डब्बे में पानी है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, लेकिन कब तक दिखाएगा, जब तक डब्बे पर चार्ज रहेगा। आपको क्या करना है, वाटर को बाहर भेजना और Cl को अंदर लेके आना है। कोऑर्डिनेशन कितना है बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी मोनोडेंटेट होता है, ये भी मोनोडेंटेट होता है, तो एक Cl अंदर आएगा तो एक वाटर बाहर जाएगा। तो आपने अगला जो कॉम्प्लेक्स लिखा वो बनेगा PtH2O4 Cl2, और बाहर कितने Cl बचेंगे, 2 .H2, एक H2O बाहर भेजा और एक Cl अंदर ले आए, आपने ये किया। अब आप देखो क्या डब्बे पे कोई चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, बेटा आ रहा है, अभी भी +2 है क्योंकि बाहर 2 Cl है। अब ये वाटर लिखा अलग से गया है, लेकिन ये वाटर इस कॉम्प्लेक्स के लैटिस में फंसा हुआ है बेटा, क्योंकि ये है आयन और ये है डाइपोल। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन से ये आपस में जुड़े हुए हैं। और अभी इसका और इसका पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां पर भी 5 H2O, यहां पर भी 5 H2O, यहां पर 4 Cl है, यहां 4 Cl है, एक प्लेटिनम है, एक प्लेटिनम है। फॉर्मूला सेम, लेकिन लिंकेज बदल गया है। लिंकेज इन द सेंस बॉन्डेड एटम बदला है। यहां पर एक ही Cl बॉन्डेड था, यहां 2 Cl बॉन्डेड हो गए। यहां पर 5 ऑक्सीजन बॉन्डेड थे, या 4 ही ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो ये आइसोमेरिज्म आ गया। और इसमें वाटर की क्वांटिटी बदल रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी और भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक चार्ज बचा हुआ है। फिर से एक वाटर बाहर भेजिए और एक Cl अंदर बुलाइए, तो बेटा बाहर बचा एक Cl और कितने H2O हो गए, 2। ये H2O आपको फिर से पता होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है, आयन डाइपोल से आपस में जुड़े हुए। तो ये सारा एक ही पार्ट है। वाटर चेंज होते जा रहा है, फॉर्मूला सेम है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाता जा रहा है। फिर से चेंज करिए, एक और H2O बाहर, एक और Cl अंदर, बाहर कितने H2O आ गए, 3। ध्यान से देखिएगा इसको, कॉम्प्लेक्स को जरा देखें ध्यान से, क्या इस डब्बे पे कोई चार्ज है या नहीं है, नहीं है। अब क्या होगा, ये जो 3 है ना शुरू के, इनको तो हम हाइड्रेट आइसोमर मान लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रेट, बट इसको हम हाइड्रेट आइसोमर काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन समझना। यहां पर वाटर इस आयन के साथ जुड़ा हुआ था, कैसे जुड़ा था, आयन डाइपोल से। यहां पर क्या ये डब्बा खुद न्यूट्रल हो गया है, अपने आप में अलग कंपाउंड। दो न्यूट्रल चीज है, तो एक न्यूट्रल को अलग कंपाउंड माना गया और दूसरे अलग कंपाउंड माना गया। तो जब ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है, तो बेटा इसका फॉर्मूला बाकियों से मैच नहीं होगा, या फिर इसका फॉर्मूला बाकियों से मैच नहीं होगा। और जब फॉर्मूला मैच नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म का सवाल ही नहीं उठता। तो वाटर तभी तक दिखाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जब तक चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज होने से ये इसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और इसी के साथ जुड़ा रहेगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, दो न्यूट्रल चीजें अलग अलग मानी जाएगी। ऐसी चीज मैंने आपको बोली थी जब हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, तो मैंने बोला था 2 डब्बे साथ में तभी माने जाएंगे जब डब्बों पर चार्ज होगा। हालांकि यहाँ 2 डब्बे नहीं है, लेकिन बात वही है, 2 स्पीशीज साथ में जुड़े हुए तभी मानेंगे जब उनके ऊपर क्या हो रहा हो, चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं, दोनों सेपरेट माने जाएंगे। सेपरेट माने जाएंगे तो इसका फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा, या फिर इसका भी फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा, और इसीलिए ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा लास्ट वाला। तो आपसे अगर यहाँ पूछा गया कि कितने हाइड्रेट आइसोमर्स है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए 2 जुगाड़ रहेंगे, डब्बे में पानी होना चाहिए, और कब तक हाइड्रेट आइसोमर्स बनाएगा, जब तक डब्बे पर चार्ज होगा।